दोस्तों नमस्कार। आज ये हमारी ईवीएस पेडागॉजी की पहली वीडियो है। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इम्पोर्टेंट परिभाषाएं ली गई हैं। तो अगर आप इस नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके ईवीएस पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं आज की ये क्लास। ईवीएस पेडागॉजी। ईवीएस पेडागॉजी में सबसे पहले हम लिए हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ यानी जब अध्यापक कोई एक अलग नियम या विधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है तो वो शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। शिक्षण विधियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। कोई भी टीचर किसी भी प्रकार से बच्चों को समझा सकता है। तो इसमें कई प्रकार की शिक्षण विधियाँ हैं, जिसमें से पहली शिक्षण विधि है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में दोस्तों होता क्या है, जब किसी आंकड़े को इकट्ठा करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है तो यह विधि संश्लेषण विधि कहलाती है। यानी ये कह रहा है जब किसी आंकड़े को इकट्ठा करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है तो यह विधि क्या कहलाती है, संश्लेषण विधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को यदि हिंदी की बुक पढ़ाना है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाएंगे, स्वर सिखाएंगे, फिर व्यंजन सिखाएंगे, उसके बाद मात्रा सिखाएंगे। तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हम क्या करेंगे, उस बच्चे को एक छोटी सी बुक दे देंगे जिसमें आसान भाषा लिखी रहेगी तो वो पढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, संश्लेषण विधि कहलाती है। इसमें से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो है यह विधि कौन सी विधि है, यानी यह क्या है, ये है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि, संश्लेषण विधि जो होती है एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। और ये हमेशा कैसे चलती है, ये हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ज्ञात जैसे मान लीजिए बच्चे को मात्रा पाई या छोटे छोटे स्वर व्यंजन बता दिए। अब अज्ञात क्या है, उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो वो धीरे धीरे करके उन्हीं ज्ञात चीज़ों के माध्यम से अज्ञात चीज़ों को यानी हिंदी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगली इम्पोर्टेंट शिक्षण विधि जो है विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि एक होती है, एक विश्लेषण विधि होती है। तो विश्लेषण विधि क्या होती है, जस्ट संश्लेषण विधि का उल्टा होती है। कैसे, किसी समस्या को विभाजित करके अध्ययन कार्य करवाना विश्लेषण विधि कहलाती है। यानी किसी समस्या को विभाजित करके अध्ययन करवाना विश्लेषण विधि कहलाती है। मान लीजिए बड़ा सा सवाल हो गया तो वो सवाल को या कोई भी चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में बांट करके और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको अध्ययन करवा के बाद में उसको एक कोरिलेट करके उसको सारी पूरी परिभाषाओं को हम समझा सकते हैं। तो यही ये इस विधि में कहा गया है कि यानी समस्या को क्या करते हैं, विभाजित करके अध्ययन कार्य करवाना या अध्ययन करवाना विश्लेषण विधि कहलाती है। इसमें से 3 पॉइंट है जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में देखने को मिलता है। क्या, विश्लेषण विधि में क्या करता है, यह विधि जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। यानी जो बालक होता है इसमें कुछ जानता नहीं है और वो उसके माध्यम से जो जानता है उसकी ओर उसको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। फिर इस विधि में क्या होता है, इस विधि में बच्चे को स्वयं विचार करने का अवसर प्रदान होता है। यानी स्वयं विचार करने का अवसर कैसे प्रदान होता है, जैसे कोई भी चीज़ वो जान नहीं रहा है तो उसको कुछ दे दिया गया, उसको कार्य करते करते स्वयं क्रियाशील रहेगा तो क्या करेगा, स्वयं विचार करके वो अज्ञात से जो ज्ञात की ओर वो चलेगा या विचार करने का उसको अवसर मिलता है। फिर अगला पॉइंट है, इस विधि में अर्जित किया गया ज्ञान जो है अस्थाई होता है। यानी इस विधि द्वारा जब बालक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से अस्थाई होता है और वो जल्दी से भूलता नहीं है। फिर उसके बाद 2 शिक्षण विधियां हैं, ये आगमन विधि और निगमन विधि। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगमन विधि क्या कहती है, इस विधि में सर्वप्रथम उदाहरण
बताया जाता है। किस में? आगमन विधि में। तो इसमें एग्जाम में भी आ सकता है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें सर्वप्रथम उदाहरण बताया जाता है? तो आगमन विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम क्या बताया जाता है? उदाहरण बताया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? बच्चे उदाहरण के माध्यम से खुद नियम का आत्मसात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? इसका ज्ञान जो है, इसका ज्ञान भी अस्थाई होता है और ये छोटी कक्षा में क्या होता है? उपयोगी होता है। कैसे? आगमन विधि, इस विधि में सर्वप्रथम उदाहरण बताया जाता है। इसमें बच्चे उदाहरण के माध्यम से खुद नियम का आत्मसात करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए उनको छोटी छोटी तीलियाँ दे दी गई, अब उनको गिनती पढ़वाना है तो इसको कह देंगे काउंट करो कितनी गिनती तीलियाँ हैं, तो तीलियाँ काउंट करके और खुद स्वयं बताएंगे कि ये 5 तीलियाँ हैं, तो वो अपने आप स्वयं बताएंगे। और वो ऐसा करते 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 जब जान जाएंगे कि एक सारे जब 5 वस्तुएं मिल जाती हैं तो वो 5 कहलाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो नियम का खुद ही आत्मसात कर लेते हैं। उसके बाद निगमन विधि है। इसमें एक निगमन विधि क्या होती है? जस्ट आगमन विधि की उल्टी होती है। इसमें क्या होता है? इस विधि में पहले नियम बताया जाता है। अब आगमन विधि में क्या बताया गया? तो इस विधि में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है। तो निगमन विधि में क्या होता है? इस विधि में सबसे पहले क्या बताया जाता है? नियम बताया जाता है। यह एक जो है क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है, या ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे को कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ता है, बच्चा क्रियाशील इसमें नहीं होता है। और क्या होता है? बच्चे के जो है रटने की आदत पैदा होती है। इसका ज्ञान अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे होता है देखते हैं। जैसे निगमन विधि है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें ये विधि जो है गणित शिक्षण में उपयोगी होती है। गणित शिक्षण में उपयोगी होती है। कैसे? जैसे निगमन विधि है, इसमें सबसे पहले क्या बचा है? नियम, सूत्र बता दिए जाते हैं। बच्चे उन्हीं सूत्रों पर के आधार पर सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। और सूत्र कैसे? उनको याद करने पर ही सूत्र वो जान पाते हैं। तो ये क्या करती है? सूत्रों को रटने की आदत पैदा करती है। और ये बच्चे को इस विधि में सोचना और समझना नहीं पड़ता, डायरेक्ट वो सूत्र याद करके और उस पर सवाल लगा लेते हैं। तो ये क्या है? एक अमनोवैज्ञानिक विधि। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को कोई कार्य करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट वो नियम के माध्यम से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही इसमें से 4 विधियाँ। अब अगले में है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, या इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी बोल सकते हैं। अन्वेषण, खोज या ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि में बच्चा जो है खुद नियमों तथा तथ्यों की खोज करता है। यानी इसमें नाम से ही पता चल सकता है, अन्वेषण मीन्स खोज होता है, ह्यूरिस्टिक मीन्स भी खोज होता है। तो इसमें बच्चा जो है विधि को या नियम को, तथ्यों को स्वयं खोजता है, यानी प्रैक्टिकल करके स्वयं इसमें खोजता है। इसके बाद प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या होती है? इसमें बच्चा स्वयं प्रैक्टिकल करके अध्ययन करता है। प्रयोग नाम से ही पता चलता है कि यानी बच्चे को इसमें प्रयोगात्मक कार्य दिया जाता है और उन प्रयोगों के आधार पर बच्चा निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा स्वयं प्रैक्टिकल करके अध्ययन कार्य करता है। यह विधि क्या होती है? विज्ञान विषय में। यह विधि विज्ञान विषय में महत्वपूर्ण है। कौन सी विधि विज्ञान विषय में महत्वपूर्ण है? प्रयोग विधि। क्यों? आप केमिस्ट्री के लैब में जाते होंगे और आप फिजिक्स के भी लैब में जाते होंगे, या छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए आजकल उसमें हमने क्या सीखा, या प्रैक्टिकल उसमें छोटी छोटी बुकों में भी दिया होता है। तो क्या होती है? प्रयोग विधि जो होती है वो विज्ञान विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विधि में बच्चा पूर्ण सक्रिय और सहभागी रहता है। किस विधि में बच्चा पूर्ण सक्रिय और सहभागी रहता है? ये प्रयोग विधि में। क्यों? क्योंकि इसमें अध्यापक को कुछ नहीं करना पड़ता, उसको एक प्रोजेक्ट बच्चे को दे दिया जाता है और वो प्रयोग के माध्यम से उस निष्कर्ष तक पहुंचता है जो अध्यापक उसको दिए रहते हैं। इसमें बच्चा सक्रिय सहभागी क्यों रहता है? क्योंकि बच्चा को ही सारे नियम और सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, इसलिए बच्चा स्वयं क्रियाशील होता है। उसके बाद अगला है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? ग्रंथों को पढ़कर नए नए शब्दों को जानना भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे जो है ग्रंथों को बच्चे या कोई भी व्यक्ति होता है जो बड़े बड़े महाकाव्य ग्रंथ होते हैं
उनको पढ़कर जो उसमें नए नए शब्द दिए होते हैं उनको जो आत्मसात करते हैं या जानते हैं, तो कौन सी विधि कहलाती है? भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। उसके बाद अगला है खेल विधि। खेल विधि, खेल विधि क्या होता है? इस विधि के माध्यम से बच्चे खेल खेल के माध्यम से अध्ययन कार्य करते हैं। खेल विधि, इसको भी ये भी नाम से ही पता चलता है कि खेल विधि। इस विधि में क्या होता है? बच्चे को कोई खेल दे दिया जाता है, खेल के माध्यम से खेल खेल में वो अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो खेल विधि कहलाती है। उसके बाद होता अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि बच्चे इस विधि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखते हैं, यानी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखते हैं। यह विधि जो है लेखकों विद्वानों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उसको ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में लेखक और विद्वानों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा उस विषय में या उस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा रुचि होती है और वो प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद अगला और अंतिम है समस्या विधि, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि होती क्या है? इस विधि के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट को बच्चों के बीच देकर हल करवाया जाता है, तो वो समस्या समाधान, यानी ग्रुप में बच्चों को बैठा दिया जाता है और बच्चों को कोई कार्य या कोई कुछ भी चीज़, गृह कार्य या मान लीजिए होमवर्क जो होता है, इंटरवल में कुछ भी होता है, उसको दे दिया जाता है। और ये क्या करते हैं? इस विधि के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट को बच्चे के बीच देकर इसको क्या किया जाता है? हल करवाया जाता है। बच्चे स्वयं में उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? ये समस्या समाधान विधि कहलाती है। दोस्तों, ये रही शिक्षण विधियाँ। अब आगे है पर्यावरण, जो पेडागाजी होती है, शिक्षण विधियाँ थी। पर्यावरण पेडागाजी की जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंगें हैं, उस परिभाषाएँ हैं, उसको हम एकदम शार्ट में लिखे हैं। दोस्तों, ये बुक में बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएँ लिखी, लेकिन इसमें एकदम फैक्ट पॉइंट लिखा गया है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही वाक्य आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें दूसरा टॉपिक है, क्या है? पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र, इसमें क्या है? पर्यावरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण सक्रिय एकीकृत विषय है। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य 3 कारक हैं, यानी ये कह रहा है पर्यावरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण एकीकृत विषय है, यानी पर्यावरण जो सब्जेक्ट है, ये कई सब्जेक्टों को मिलाकर एक अलग से एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये क्या है? एकीकृत विषय है। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य 3 कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? मुख्य 3 कारक। पहला है जैविक कारक, दूसरा है भौतिक कारक, तीसरा है सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक होते हैं पर्यावरण में। तो पहला जैविक कारक क्या है? जैविक कारक क्या होते हैं? पर्यावरण के वे तत्व जिनमें जीवन पाया जाता है, वो क्या होते हैं? जैविक कारक कहलाते हैं। जैसे पेड़, फूल, पत्ती, जानवर, ये क्या हैं? ये पर्यावरण के जैविक कारक हैं। उसके बाद अगला है भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होते हैं पर्यावरण के? वे तत्व जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे चट्टान, खनिज, ऊर्जा। ये इस किसके अंतर्गत आ सकते हैं? आते हैं, ये भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। एक होता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में क्या क्या आते हैं? सांस्कृतिक कारक जिसमें मनुष्य तथा मनुष्य की सभ्यता, समुदाय, प्रकृति से जुड़े होते हैं, सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? भौतिक व सामाजिक तत्व होते हैं। क्या होता है? सांस्कृतिक कारक मेनली क्या होता है? इसमें मनुष्य तथा मनुष्य की सभ्यता जुड़ी होती है, वो सांस्कृतिक कारक कहलाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है पर्यावरण का महत्व अथवा एकीकृत पर्यावरण। यानी पर्यावरण का महत्व क्या है और एकीकृत पर्यावरण, यानी कई विषयों को इकट्ठा क्यों लिया गया है इसमें, इसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो इसमें क्या है? पर्यावरण को साफ सुथरा तथा सुरक्षित रखना तथा उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पर्यावरण में बहुत सारे विषयों को
एकत्रित किया गया है। पर्यावरण भूगोल विषय के या भूगोल विषय से जुड़ा हुआ है। एकीकृत विषय से तात्पर्य क्या है? एकीकृत विषय से तात्पर्य का मतलब है भूगोल, भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित रूप से है, यानी इन सब विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित करने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? एकीकृत पर्यावरण। कई विषयों को शामिल किया गया है पर्यावरण में, इसीलिए इसको एकीकृत विषय भी बोला जाता है। पर्यावरण का महत्व अथवा एकीकृत विषय। तो अगला चौथा चैप्टर है। और चैप्टर ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो इसमें एग्ज़ाम में जो आता है बस हम वही टॉपिक लेके एकदम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसमें पर्यावरण की शिक्षा किस क्लास में शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, इस चैप्टर में ये चीज़ बताया गया है। पर्यावरण की शिक्षा, इसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः इस विषय को प्राथमिक स्तर से ही अध्ययन करवाना चाहिए। इस विषय का अध्ययन तीसरी कक्षा से शुरू होता है या शुरुआत होती है। किस विषय का अध्ययन? पर्यावरण विषय का अध्ययन जो है किस तीसरी कक्षा से स्टार्ट होता है। पहले दूसरी कक्षा में नहीं होता। ओरली आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन पहले दूसरी कक्षा में जो है पर्यावरण विषय होता ही नहीं, उसका चैप्टर ही नहीं या बुक ही नहीं होती है। पर्यावरण की शिक्षा जो है तीसरी कक्षा से स्टार्ट होती है। ये यूपी टेट में भी आया क्वेश्चन है, पर्यावरण की शिक्षा किस कक्षा से शुरुआत होती है? तीसरी कक्षा से शुरुआत होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या है? विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में संबंध, पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से ये दोनों विषय क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या पूरक हैं। कौन कौन से विषय? विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जो है पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं या पूरक हैं। उसके बाद अगला बुक में चैप्टर में या सिलेबस में चैप्टर है हमारे यहाँ, इसमें टॉपिक हम छठवां टॉपिक लेके आए हैं, पर्यावरण शिक्षण के तरीके। पर्यावरण के शिक्षण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण निम्न तरीकों से किया जा सकता है। किससे? पहला TLM द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है टीचर लर्निंग मटेरियल। उसके बाद दृश्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य दोनों, यानी TLM क्या होता है? जिसके माध्यम से अध्यापक जो है बच्चों को शिक्षण कार्य संपादित कराता है और जिसके माध्यम से बच्चों को किसी भी टॉपिक को समझने में सुगमता होती है, वो TLM कहलाता है। दृश्य साधन कौन से होते हैं? दृश्य साधन ऐसे साधन होते हैं जिसको बच्चे देख करके शिक्षण कार्य करते हैं, वो दृश्य साधन कहलाते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इसमें आप दृश्य में ब्लैक बोर्ड भी बोल सकते हो, मोबाइल, कंप्यूटर आदि ये दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य साधन वो होते हैं जिसमें चलचित्र नहीं दिखाई देते, केवल बच्चे सुन करके शिक्षण कार्य करते हैं। जैसे रेडियो यदि बजा दिया जाए तो वो श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको हम देख कर नहीं, उसकी आवाज़ों को सुन करके हम शिक्षण कार्य करते हैं। उसको श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगा, जिसमें सुना भी जाता है और उसको देखा भी जाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, दृश्य में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? श्रव्य दृश्य दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्यूटर में आप देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? स्पीकर के माध्यम से सुन भी सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है और टेलीविज़न जो है श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों में लगातार तथा सर्वांगीण क्षेत्र का मूल्यांकन करना चाहिए। सर्वांगीण विकास से आशय शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों का विकास करना होता है। जैसे ही आप हेडिंग से ही पता कर सकते हैं, सतत एवं, सतत मीन्स होता है लगातार, एवं व्यापक रूप से उसका मूल्यांकन करना बच्चे का। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चे को लगातार जो है क्या करना चाहिए? सर्वांगीण सभी क्षेत्रों में विकास करना चाहिए। क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे शारीरिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, सांस्कृतिक भी हो गया, सभी क्षेत्रों का विकास करना क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी
अध्यापक को ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो शिक्षण कार्य संपादित करने में उसको सुविधाजनक होती हैं या महत्वपूर्ण होती हैं, या जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य संपादित करता है। ऐसे शिक्षण सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षक को शिक्षण कार्य संपादित करने में सहायता मिलती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्री यही जो पीछे आप पढ़ चुके, इसको शिक्षण सहायक सामग्री में भी आप रख सकते हैं। जैसे TLM हो गया, दृश्य हो गया, श्रव्य साधन हो गया, दृश्य श्रव्य दोनों हो गया ये। और इसके अलावा भी इसमें आ सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में, जैसे डस्टर हो गया, चाक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, ये सब भी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत भी आती है। दोस्तों अगला है टैग वर्ड। दोस्तों ये आपको पर्यावरण टैग वर्ड ये हम लेके आए हैं, जो कि आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आपको आंसर करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। आप इन वर्डों को देखकर तुरंत सेकंडों में आपका अपने ऑप्शन का आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं टैग वर्ड, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। पॉजिटिव टैग वर्ड में पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड ऐसा होता है जिसमें बालकों को, यदि ये आपके ये सब वर्ड आ गए तो ये बच्चों के जो है अध्ययन कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यदि आपको ऑप्शन में ये टैग वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो वही ऑप्शन आपको सीटेट एग्ज़ाम में हम 99% कह रहे हैं वही ऑप्शन आपको सही होगा। जैसे पहले टैग वर्ड बोलें, कीवर्ड बोलें, ट्रिक बोलें, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि आप अब यदि आप अभी प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको हमेशा इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें पहला टैग वर्ड क्या है, प्रोत्साहन। यदि किसी ऑप्शन में बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वही ऑप्शन आपका 100% सही होगा। उसके बाद एकीकृत विषय, यदि कोई भी ऑप्शन में एकीकृत बच्चे को एकीकृत विषय के माध्यम से शिक्षण कार्य संपादित करवाना चाहिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाता है जिसमें एकीकृत विषय लिखा होता है तो लगभग 99% वही ऑप्शन हमारा सही होता है। उसके बाद दत्त कार्य, बच्चों को गृह कार्य या दत्त कार्य देना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है जिसके माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखता है। फिर क्या है, अगला टैग वर्ड क्या है, खोजने और सीखने के अवसर, यानी बच्चे को खोजने और सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं जिसके माध्यम से बच्चा शिक्षण कार्य अच्छे से अपना कर सके। तो ये अवसर नामक ये जो वर्ड है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवसर हमेशा आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, अगर किसी भी ऑप्शन में अवसर शब्द लिखा है और वो पॉजिटिव के वे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100% वही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्रियाशील, बच्चा अगर क्रियाशील होगा तो भी 100% वही शब्द या वही ऑप्शन सही होगा यदि ऑप्शन जो है पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो। उसके बाद अगला टैग वर्ड है प्रकृति से संबंधित तथ्य, यदि प्रकृति से संबंधित कोई तथ्य आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अधिगम का विस्तार करना, बालकों के अधिगम का विस्तार करना भी क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और ये ऑप्शन में यदि मिल जाता है तो हम इसी को आंसर टिक करते हैं। उसके बाद लिखित कार्य, बच्चे को यदि ऑप्शन में लिखित कार्य दिया जाता है या बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है और उसी ऑप्शन को हम 99% टिक करेंगे और वही ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों ये अभी आपको हम ऐसे नहीं, अभी आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करवाएंगे उसमें भी आपको ये देखिए आपको बताएंगे कि हाँ देखिए ये आंसर सही हो रहा है कि नहीं, तो आप खुद ही आप इसका पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला टैग वर्ड है पर्यावरण में प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश देना भी बालकों के लिए एक बहुत ही अच्छा माना जाता है और CBSE या सीटेट एग्ज़ाम इसको प्रजातांत्रिक परिवेश को बहुत ही महत्वपूर्ण देते हैं और यदि कोई भी ऑप्शन में आ जाता है प्रजातांत्रिक परिवेश माहौल बच्चे को देना चाहिए तो वही ऑप्शन आपको 100% सही होगा। फिर उसके बाद क्या है, कोई भेदभाव ना हो, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी आप बच्चे को या क्लास में पढ़ाते समय किसी भी बच्चे को भेदभाव नहीं कर सकते, ऊंच नीच का दिखावा नहीं कर सकते या किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आप गंदे हो या आप सही हो या आपका नंबर कम आया है। आप भेदभाव किसी भी मामले में आप भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप भेदभाव वाला टिक करेंगे ऑप्शन तो सीटेट तुरंत उसको CBSE उसको आंसर आप रॉन्ग हो जाता है, वो मानता ही नहीं, क्योंकि बच्चों को भेदभाव करने से बच्चों में ठेस पैदा होती है और वो फिर अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगला है
समाज में अंतः क्रिया के माध्यम से भी बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, इसलिए ये सामाजिक अंतः क्रिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हस्तपरक अनुभव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्तपरक अनुभव यानी बच्चों को हंसा खिला करके उसको अच्छे से ज़्यादा डांटना डपटना नहीं चाहिए। हस्तपरक अनुभव प्रदान करके बच्चों को शिक्षण कार्य संपादित कराना चाहिए ताकि वो अच्छे से अध्ययन कार्य कर सके। उसके बाद परियोजना कार्य, यदि किसी ऑप्शन में आपको परियोजना कार्य दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, तो वही ऑप्शन हमारा 100% सही होगा। फिर बहुसंवेदनीय यानी बहुसंवेदनीय दृश्य सभ्य साधन जो होता है, ये भी बच्चों को पॉजिटिव वे में ले जाता है और वो ही ऑप्शन हमारा सही होता है 100%। उसके बाद क्या है, वास्तविक अनुभव प्रदान करना। बच्चे को वास्तविक अनुभव प्रदान करना, बेफजूल में दिखावा नहीं करवाना, यही बच्चे को पॉजिटिव वे में ले जाता है और बच्चा अच्छे से अनुभव करता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। यानी वास्तविक अनुभव प्रदान करना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आपको वास्तविक अनुभव प्रदान करना दिख जाए तो आप उसको आंसर एकदम 100% करिएगा, वो 100% सही होगा। पर्यावरण सुरक्षा का भाव, बच्चे को जन्म से ही या जन्म के 2-3 साल के बाद से ही पर्यावरण सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ये हमारे कितने लाभदायक होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जिससे बच्चे को पर्यावरण सुरक्षा का भाव पैदा हो और पर्यावरण को भविष्य में क्षति ना पहुँचाए। उसके बाद क्या है, व्यापकता। कोई भी ऑप्शन में यदि आपको व्यापकता दिख रही है या कोई भी चीज़ अच्छे से समझा के व्यापक तरीके से दिखाया जा रहा है तो वही लगभग 99% या 100% वही ऑप्शन आपका सही होगा। विस्तार, किसी भी ऑप्शन में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कार्य करवाया जा रहा है, बच्चों को विस्तृत अध्ययन का अधिगम करवाया जा रहा है, तो वो भी ऑप्शन 100% सही होता है। अब रही बात निगेटिव टैग वर्ड की। निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड में ये बच्चों को लाभदायक नहीं पहुंचाते, ये बच्चों को बहुत शिक्षण कार्य से बहुत दूर भगाते हैं। या यदि आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर देंगे तो बच्चे शिक्षण कार्य करने में बहुत ही तकराने लगेंगे और आपसे डरने लगेंगे और वो अच्छे से विद्यालय नहीं आएंगे और वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो निगेटिव टैग वर्ड बहुत ही हानिकारक होता है CBSE एग्ज़ाम या CTET एग्ज़ाम के दृष्टि से भी, और आप उर्ली भी देखते हैं। यदि आप बच्चे को दंड देंगे तो वो बच्चा आपसे डरने लगेगा और पढ़ेगा नहीं। तो ये क्या हो जाए, दंड देना क्या है, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। यदि आप कोई भी ऑप्शन में दंड देना अगर लिखा है तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक, वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चों को बच्चों के सामने कठिन शब्दों का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे को समझने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए ये निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। यदि ऑप्शन में निगेटिव पूछ रहा है तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर व्याख्यान, बच्चे को बहुत ज़्यादा व्याख्यान देकर, ज़्यादा इतिहास भूगोल या ये सब ज़्यादा बताकर नहीं, उसको जैसे ही वो मातृभाषा में सीखना चाह रहा है उसको हल्के वर्ड का प्रयोग करके उसको आप सिखा सकते हैं। यानी व्याख्यान अगर दे रहे हैं किसी भी ऑप्शन में तो वो निगेटिव टैग वर्ड है, ये बच्चों के लिए हानिकारक होता है। दंड देना तो हम बता ही चुके हैं। ग्रेडिंग, किसी भी बच्चे को आप ग्रेडिंग या किसी बच्चे को छोटा बड़ा या ज़्यादा इसको उच्च शिक्षा या निम्न शिक्षा में आप बांट नहीं सकते हैं। तो ग्रेडिंग करना भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद क्या है, रैंकिंग, बच्चे को आप रैंक नहीं दे सकते हैं या आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा आता है आपको कम आता है, ये आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर यदि ऐसे ऑप्शन में आप टिक करेंगे तो 100% सीटेट आपका आंसर गलत कर देगा। भेदभाव, बच्चे के अंदर कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या स्त्री पुरुष या बालक बालिका का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। या कोई बालिका है उसको यदि आपको समझाना है तो वो बालिका को डांट के आप बैठा नहीं सकते हैं, या किसी भी बालक को भी आप डांट कर नहीं बैठा सकते। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए विद्यालय में। अगर ये ऑप्शन आपको दिखता है तो 100% ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और यदि निगेटिव पूछ रहा है तो यही ऑप्शन होगा आपका। उसके बाद पर्यावरण क्षति भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। पर्यावरण क्षति जैसे पेड़ काटना या पेड़ काट कर फैक्ट्रियाँ बनाना, अगर ऐसे पर्यावरण को किसी भी मामले में आप कोई भी ऑप्शन में आपको क्षति आपको दिख रहा है तो वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, और यदि निगेटिव पूछ रहा है तो आप उसी को लगा सकते हैं। उसके बाद
उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी करना। उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी करना, जैसे आप बच्चों को डरवा दें, जैसे 5th क्लास में है तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे से पढ़ो, नहीं तो आपका 6 में एडमिशन नहीं हो पाएगा। यानी उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए भी आप बच्चे को नहीं कह सकते, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। केवल किसी भी ऑप्शन में होता है तो ये 100% निगेटिव टैग वर्ड का आता है। क्यों? क्योंकि केवल यानी केवल से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बच्चे को आप केवल एक ही ऑप्शन या एक ही चीज़ को आप नहीं बता सकते। मात्र ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। सिर्फ ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। ही भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। याद करना या कंठस्थ करना, बच्चे को गृह कार्य याद नहीं करवाया जाता है, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। रटना, बच्चों को रटंत विद्या प्रणाली से दूर करना नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है, इसलिए बच्चों को रटने पर भी बाध्य नहीं करना चाहिए। हाँ, आप समझा सकते हैं, समझाने के माध्यम से आप यदि बच्चे को शिक्षण कार्य करवाएंगे तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड में चला जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप बच्चे को रटा रहे हैं तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ करना वही चीज़ हो गया। उसके बाद अगला है आदि शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो इसमें दो चीज़ है, एक पॉजिटिव, यदि आपको कोई भी सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस पेडागॉजी में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी आपको लैंग्वेज भी नहीं रटा हुआ है या थ्योरी भी आप नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड दोनों आप याद कर लीजिए। आपका कम से कम इसी में से जो पेडागॉजी 15 नंबर की सीटेट ईवीएस में आती है, इसमें से पेडागॉजी अगर इसमें से यदि आप निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान ही कर लेते हैं तो जिसमें से आप कम से कम 10 नंबर इसी में से आ सकता है। आपको टैग वर्ड के माध्यम से ही 10 नंबर आ सकता है, और 5 नंबर जो अभी पीछे हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं वो कर लेंगे तो आपको 15 में 15 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो रही जिसमें संपूर्ण आपको सीटेट ईवीएस पेडागॉजी का लिया गया था। अब इसके माध्यम से हम लोग जो क्या करेंगे, जो ईवीएस पेडागॉजी का जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है या इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इसको सॉल्व करके अगली वीडियो में देखेंगे। अगर यदि आप फंसेगा या आपको लाभ मिलेगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी नोट्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर ले जाएंगे। यदि ये हमारी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रोज़ाना वीडियो की अपडेट मिल सके। दोस्तों अभी हम केवल एक ही सब्जेक्ट चला रहे हैं, धीरे धीरे हिंदी पेडागॉजी, संस्कृत पेडागॉजी, मैथ और चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास भी चलाएँगे। तो दोस्तों इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए और ये जो हम टैग वर्ड बताएं हैं आप नोट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल।